हाय व्यूवर्स, आई एम रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं बैरिस्टर हामिद बशानी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। व्यूवर्स, आज हम पाकिस्तान की ट्रेंडिंग स्टोरी कवर करने वाले हैं, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि पेशावर इंसिडेंट हुआ, जिसमें अटैक हुआ, जिसमें जिम्मेदारी ये ली जा रही है कि टीटीपी ने ये अटैक करवाया है और बड़े ही बुरी नाजुक सूरत हाल है। और कहा यह भी जा रहा था कि यूएई के जो प्रेसिडेंट थे वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में विजिट करने वाले थे और इस इंसिडेंट के बाद वो विजिट कैंसिल हो गया। इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि पेशावर इंसिडेंट हुआ और इसका क्या कनेक्शन है और इस पर पाकिस्तान में आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की इमेज पर और इसके क्या सर्कमस्टांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। देखें जी बहुत ही ट्रेजिक किस्म का इवेंट है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और ऑब्वियसली इस तरह के दहशत गर्द वहाँ वो किसी भी मुल्क में हों, कोई उनके मकासद हों, तो उनको जिस कदर भी हो सकता है ज़ाहिर है कि उनको कंडेम किया जाना चाहिए। इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है ना, असल चीज़ जो इस पे डिस्कस करने के काबिल है वो ये है कि इन जो कार्रवाइयाँ हैं इनका एक्चुअली ज़िम्मेदार कौन है, और क्या जो पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो सीटिंग गवर्नमेंट है वो इस पोजीशन में है कि वो इसको कंट्रोल कर सके। तो बुनियादी तौर पे इसको थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो ये इन लोगों की तरफ से कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, बल्कि लास्ट अक्टूबर नवंबर में जब उनकी जो अरेंजमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, उसके ख़त्म होने के बाद उन्होंने कई ऐसे इंसिडेंट किए जिनमें से बहुत से जो है वो रिपोर्ट भी नहीं हुए प्रॉपर तरीके से, या उसमें जो कैजुअल्टीज़ हैं जो जानी नुकसान हुए उनको भी प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं किया गया। तो इससे दो सवाल जो है वो उठते हैं जो बहुत बुनियादी नोयत के हैं, और जो ये साबित करते हैं कि ये पाकिस्तान में इस तरह की जो हरकत और सकनात हो रही हैं उसमें डेफिनेटली इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, ग्रोह हैं, उनको आप बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते, चूँकि असल कल्प्रिट तो वही होते हैं। लेकिन इसमें आपकी जो रूलिंग एलीट और पॉलिसी मेकर्स हैं उनका इसमें फेलियर जो है वो फैक्टर नंबर 1 होता है। अब ये जो इनकी अरेंजमेंट ख़त्म हुई लास्ट अक्टूबर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी नहीं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जिसका ये फॉल आउट हुआ कि उन्होंने बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ये अरेंजमेंट क्या थी और ऐसे क्या हालात थे जिनमें उन्होंने इस तरह की अरेंजमेंट की और फिर उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रख सके। तो ये जो दो चीज़ें जो आदमी भी समझेगा ना, तो वो जो एबीसी ऑफ ये दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, हुसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, उसको पूरे तरीके में उस समझने में बड़ी आसानी होगी। पहली बात यह है कि ये अरेंजमेंट क्यों थी। पाकिस्तान में जो है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक जो है सोच, एक माइंड सेट ऐसा मौजूद है जो ये समझता है कि ये इस तरह के जितने लोग हैं जो अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, अपने आप को अजीम गोरिल्ला लीडर कहते हैं, अपने आप को इस तरह के खुदाई फौजदार समझते हैं, ये बड़े नेकोकार और अल्लाह ताला के चुने हुए और बड़े बरगजीदा किस्म के लोग हैं जिनके साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये एक माइंड सेट है, और ये माइंड सेट जो है ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री और सिविल आपकी ब्यूरोक्रेसी है और जो उनकी एक एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर बड़ा वाइड स्प्रेड है, प्रीवेल करता है, जो कि बड़ा स्केरी है। ये मैं आपको बता दूं कि किसी स्टेट के अंदर, इन दिस केस पाकिस्तान, अगर आपके डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी सेटर्स और ट्रेंड सेटर्स जो हैं वो इस तरह की सोच रखना शुरू हो जाएं कि इस तरह के ग्रुप जो हैं जो खून खराबा, जंग व जदल और कत्ल व गारत गरी को जो है वो एक रिलीजियस
معاملہ سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بڑے نیکوکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، لیکن ان کو روکنا بھی ضروری ہے۔ ان کا خیال یہ تھا، روکنا اس لیے ضروری نہیں کہ وہ ان کو برا سمجھتے ہیں، اینڈ دیٹس دا باٹم لائن آئی ایم ٹیلنگ یو، کہ آپ کسی چیز کو اس لیے روکتے ہیں کہ یو ڈونٹ لائک اٹ اور یو ہیٹ اٹ، یہ ایک ڈفرینٹ پیرائے ہے۔ اور جب آپ یو ڈونٹ لائک سم تھنگ بیکاز یو آر ان ٹربل، اب پاکستان جو ہے انہوں نے اس کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو دے ڈونٹ لائک اٹ، چونکہ ان کو بہت بڑا ایک انٹرنیشنل پریشر تھا کہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، آزادی سے گھومتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کوئی نارمل لائف سٹائل تو ہوتا نہیں ہے نا، دے لیو ڈیفرنٹلی، دے ایکٹ ڈیفرنٹلی، ان کے جو سورس آف انکم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ان کے جو سروائیول کے ٹیکٹسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، تو ظاہر ہے اس مقصد کے لیے وہ پاکستان کی خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا کے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس سے بھتہ لینا جس کو کہتے ہیں، ایکسٹارشن کرتے تھے، پیسہ جو ان کا سورس آف انکم ہے، چھوٹے چھوٹے ولیجز میں یا اسمال ٹاؤن سیٹنگز میں لوگوں کو بلیک میل کر کے دھمکیاں دے کے ان کے پیسے لیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو یہ سوچنا پڑا کہ ان کے بارے میں کچھ کرتے ہیں، ورنہ ان کے ارادے قطعاً اس طرح کے نہیں ہیں، چونکہ وہ ان کو اس طرح کی کوئی چیز سمجھتے نہیں کہ جس کے خلاف کارروائی ضروری۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو مین سٹریم میں لاتے ہیں۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کی ایک ایسی اٹیمپٹ ہے ٹو برنگ دی ایکسٹریم انٹو مین سٹریم، کہ آپ ایکسٹریم کو مین سٹریم میں کس طرح لا سکتے ہیں؟ کیا دنیا میں کبھی کوئی ہسٹوریکلی ایسے انسیڈنٹ موجود ہیں جہاں پہ اس طرح کی ایکسٹریم جو ہے، جو ہتھیار اٹھائے، ریاست کے خلاف بغاوت کرے اور قتل و غارت گری پہ اتر آئے، تو اس کو کیا مین سٹریم میں لانے کا مطلب وداؤٹ بینگ ججمنٹل اور وداؤٹ کلیریفائنگ دیئر رول ان ہسٹری، ان کو اگر آپ مین سٹریم میں لے آتے ہیں تو آپ ایکچولی کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایکسٹریم کو مین سٹریم میں نہیں لے آ رہے، آپ مین سٹریم کو جو ایکسٹریم میں لے کے جا رہے ہیں، چونکہ وہ منظم قسم کے گروہ ہیں جو مین سٹریم میں آتے ہی اس کو ٹیک اوور کر کے تو اس کی سمتیں بدلنا شروع کر دیتے۔ یہ میں نے اس وقت کہا تھا جب ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہوئی تھی کہ دس از ناٹ دا وے ٹو گو، لیکن انہوں نے یہ کیا تو اس کے نتیجے میں نہ صرف انہوں نے یہ کیا کہ ہم ان کو مین سٹریم میں لا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کلین کر رہے ہیں، جس کو اب لانڈرنگ کہتے۔ کلین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کا جو داغدار ماضی ہے اس کو ہم ایک دم جو ہے وہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا، کن کن غیر ملکی ایجنسیوں کے یہ ٹاؤٹ کے طور پہ جو ہے انہوں نے رول پلے کیا، کہاں کہاں سے ان کی فائنینسنگ ہوتی رہی، اور آن ٹاپ آف دیٹ اس وقت کی جو انٹرنیشنل سیٹنگ ہے دہشت گردی کی، اس کے جو چینز اور نیٹ ورکس ہیں ان میں یہ کہاں کہاں کنیکٹڈ ہے۔ اگر یہ آپ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو کوشچن کر کے انویسٹیگیٹ کر کے تو پھر ان لوگوں کو کہیں کہ آپ جی بندے کے پتر بن جائیں اور آ کے مین سٹریم میں رہیں تو بات بنتی ہے، لیکن آپ نے یہ ساری چیزیں یکمشت ایک طرف کر دی اور کہا کہ جی یہ نیکوکار لوگ اب آگے ہیں تو یہ الیکشن لڑیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک نئے ووٹ کی ڈویژن کا ایک جو پروسیس ہوا اور نئے جو کلیریکزم ڈیولپ ہوا، جس کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کے کلیرک جو ہیں انہوں نے 22 لاکھ ووٹ لینے شروع کیے، اس کے پیچھے اسٹیٹ کی یہ فیلڈ پالیسی تھی جس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہے یہ کلین ہو کے آ کے حکومت کا ایک طریقے سے حصہ بن گئے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ ان کا کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنی جو حرکات ہیں ان پہ نادم ہیں یا ہمارے جو اس طرح کے ایکٹس تھے وہ کوئی ہماری مرضی کے مطابق نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اس فیوریبل سچویشن سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اپنے آپ کو ری انسٹال اور جو ہے اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب پختونخوا میں عمران خان کی حکومت تھی تو پختونخوا کے چپے چپے سے، وزیرستان سے، دوسرے ادھر ادھر کے جو علاقے ہیں
छोटे छोटे टाउन्स हैं, उनसे ये इतलात आनी शुरू हो गई थी कि ये लोग जो हैं इन्हें एक्सटार्शन में मुलव्वस हैं, ये लोगों से गन पॉइंट पे जो है वो पैसे ले रहे हैं, ये लोकल जो पॉपुलेशन है उसको टेरराइज कर रहा है। लेकिन जो उनकी हुकूमत ने उस वक्त इसके खिलाफ कोई, मेरी इतला के मुताबिक कोई ऐसा ऑपरेशन या ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से उनकी इन जो एक्टिविटीज़ हैं इनको चैलेंज किया जा सके, जिसके नतीजे में वो जो है ना रीस्टेबलाइज हो गए सोसाइटी में, उन्होंने अपने मोर्चे बना लिए और उन मोर्चों से होके तो फिर उन्होंने कार्रवाइयाँ करनी शुरू की। ऑन टॉप ऑफ दैट इन लोगों ने अपनी जो पनाह गाहें थी, इनके जो शेल्टर सेंटर थे, जो रिफ्यूज था, वो उन्होंने अफगानिस्तान में रखा। अब अफगानिस्तान के बारे में पहले दिन से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ओरिजिनल प्लान जो है, एक तो वेरी रिग्रेसिव है, दूसरा एट ऑड्स विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी है, तीसरा जो है वो रिएक्शनरी है, और ये अफगानिस्तान के बारे में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वहाँ की एंटी डेमोक्रेटिक और जो ह्यूमन राइट्स की दुश्मन, ऑलमोस्ट एक फिस्ताई किस्म की कुव्वत जिसको आप फाशिस्ट कह सकते हैं, उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं और ये इसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें वही माइंडसेट जो नेकोकारों का माइंडसेट है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो प्रिवेल कर रहा था, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिकग्नाइज करके तो वही यानी एक्सट्रीम को मेन स्ट्रीम में लाएंगे। यानी तालिबान जो बंदूक के जोर पे जिन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, उनको बंदूकें फेंकने का कहे बगैर, जिन्होंने औरतों के हुकूक को सलब करके उन्होंने घरों में कैदी बना के रखा हुआ है, जिन्होंने उन पे तालीम की पाबंदी लगाई हुई है, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से दुनिया में नंबर 1 है, उनके इस कंडक्ट को क्वेश्चन किए बगैर हम उनको इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम में ब्रेक थ्रू कराएंगे और दुनिया उनको तस्लीम करेगी, जो होना नहीं था और हुआ नहीं, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली इनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा ये था कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मज़ीद स्पेस दी, मज़ीद आशीर्वाद दी, मज़ीद शेल्टर दिया, जिसकी बुनियाद पे जाके वो इस पोजीशन में आ गए कि आज उन्होंने ये जो है ये आग और खून का जो होली खेली है, जिसमें बच्चे मासूम लोग जो हैं वो मारे गए, और ये डेफिनेटली एक रेप्लिका है जो पहले एक इस तरह का वाक़या हुआ था, उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट का फेलियर था, उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट का एक माइंडसेट जो है वो उनका मददगार था, और इसमें भी यही चीज़ है। इसलिए मेरी ये लगी बंदी राय है कि जब तक पाकिस्तान जो है वो 90 डिग्री के ज़ाविये से 90 डिग्री के ज़ाविये से अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करता और ब्लेम गेम के चक्कर से नहीं निकलता, मजून ने ब्लेम लगा दिया जी पड़ोसी मुल्कों की एजेंसी पड़ोसी मुल्कों की एजेंसियां जो हैं, दे आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू डिफेंड देयर कंट्री एंड टू डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्री ऑन फॉरेन लैंड्स। अब वो कोई कागजी शेर नहीं है, वो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं तो दे हैव टू शो समथिंग ऑन फील्ड। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसे वो जो है वो घी पी के तो सो जाएं और आप जो मर्जी करते रहें, प्रॉक्सी भी तैयार करते रहें, प्रॉक्सी वारें भी लड़ते रहें, तो वो कुछ भी ना करें? तो ये तो रियल दुनिया में होता नहीं है। अब जाहिर है ये इस तरीके से रुकेगा कि जब आप पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करेंगे, जब पड़ोसी मुल्क को आपकी तरफ से कोई ख़तरा नहीं होगा और आपको पड़ोसी मुल्क की तरफ से कोई ख़तरा नहीं होगा, जब आप ऐसे जो रीजनल रियलिटीज़ हैं उनको तस्लीम करेंगे, जब आप अपने वजूद से इनकार नहीं करेंगे। इस वक्त तो आप अपनी एग्जिस्टेंस से इनकार कर रहे हैं। आप कहते हैं जी हम तो साउथ एशियन है ही नहीं, हम तो सेंट्रल एशियन हैं जी, हमारी वो एक पार्टी जाके अफगानिस्तान से मिलती है जी, हम तो कोई सुपीरियर किस्म की मखलूक हैं जी, हमारा इंडिया के साथ, ये बरत सगीर के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है जी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये पॉलिसी सब्जेक्ट है जिसने पाकिस्तान को कन्फ्यूज करके तो एक बंद गली में धकेल दिया है। बिल्कुल। पेशावर का वाकया उसका रिफ्लेक्शन।
बिल्कुल। तो सर अब ये रिसेंटली एक खबर और सामने आई जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने पाकिस्तान को ये कहा कि आप कश्मीर को इस टाइम छोड़ दें, यानी कि कश्मीर को छोड़ें और इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकें। मतलब ये उनका एक स्टांस था। और मतलब क्या कहना चाहेंगे कि अब ओआईसी की जो मतलब मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो भी पाकिस्तान को कह रही है कि कश्मीर इशू को छोड़ दें, आप अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करें, क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात यह है कि कश्मीर इशू तो पाकिस्तान ने जो है कश्मीर इशू पे सरेंडर कर दिया था जी 3-4 साल पहले। अब छोड़ दें का क्या मतलब है? कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के हाथ में कौन सी ऐसी कोई गिदड़ सिंगी जिसको आप कहते हैं वो है जिसकी वजह से वो कोई इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम बनेगा? ये तो वो मशवरा दे रहे हैं अरब लोग जो हैं वो अपने एक जहन के हवाले से और अपने माइंड सेट के हवाले से वो ये बात जानते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान के साथ अगर कोई मुल्क खड़े रहे माजी में कश्मीर इशू पे तो वो कोई दर्जन भर या सैकड़ों की तादाद में नहीं थे, 2-4 मुल्क थे। एक सऊदी अरब था या यूएई, तो आप काउंट में ना लाएं उस वक्त। तो उन्होंने जब अपनी पॉलिसी चेंज की तो उन्होंने पॉलिसी चेंज की फैक्ट्स और फिगर्स और दुनिया के बदलते हुए हालात के मुताबिक। उन्होंने जो है वो इंडिया का जो उभरता हुआ नया जो स्टेचर था और जो नई उसकी जो है एक उठान थी, उड़ान थी, उसको सामने रख के तो उन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज की। और उन्होंने ये बड़ा सिंसियर मशवरा दिया कि आप भी अपनी पॉलिसियाँ चेंज करें। ये बात जो आप ज़रा रेक्टिफाई कर रहे हैं कि किसी ने कभी पाकिस्तान को मशवरा नहीं दिया कि आप कश्मीर को छोड़ दें। ये लफ्ज़ जो आप यूज़ कर रही हैं ना, दैट इज़ नॉट द ट्रू जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट। पाकिस्तान को ये मशवरा दिया जाता रहा कि आप इंडिया के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट करें। ये दो बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं कि कश्मीर छोड़ दें, भूल जाएं वगैरह वगैरह, और ये कहना कि आप इंडिया के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट ढूंढें, बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल तलाश करें, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। और इससे इंडिया भी इनकार नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई होशमंद शख्स है, और स्पेसिफिकली अब तो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर होशमंदी कैद साली का शिकार है, लेकिन अगर कोई एक आध आदमी है तो वो भी इससे इनकार नहीं करता। जो लोग बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात पे मबनी एक तसव्वुराती और ख़याली किस्म की दुनिया में रहते हैं, वो अब भी समझते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा मिरेकल, कोई ऐसी मोजा, कोई ऐसा करिश्मा हो सकता है जिसमें कि हम जो है वो कश्मीर छीन लेंगे और हम जनाब जो है इसको अपने साथ मिला लेंगे। हालांकि हालत ये है कि खुद पाकिस्तान के अंदर जो लोग पहले मिले हुए हैं, जो नेशनलिटीज़, जो कामें और कामियतें खुद पाकिस्तान के ढांचे के अंदर हैं, वो जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने ग्रीवेंसेस और अपनी मसाइब और अपनी जो है मुसीबतों का डिफरेंट अंदाज में आए दिन जो है वो आपके सामने रोना रो रहे होते हैं। कोई डिसअपीयर हो रहा है, कोई जो है वो जेल में है, कोई कुछ है। और छोड़ें वो छोटी मोटी नेशनलिटीज़ या नेशंस को छोड़ें, आपकी जो टॉप लीडरशिप है, जो कल तक जो है वो इक़्तिदार में बैठ के तो पूरे मुल्क को धमकाते और डराते थे, वो किस कदर मजलूमों जैसी शक्ल बना के तो सलाखों के पीछे पड़े हुए। बिल्कुल एक सर। ऐसा मुल्क जिसमें आपकी टॉप रूलिंग एलीट बगैर कोई जुर्म किए एक थानेदार के जरिए विक्टिमाइज होके तो किसी थाने की सलाखों के पीछे काली आंखों के इर्द गिर्द काले हल्के और अजीब व गरीब किस्म की शक्ल बन जाए 24 आवर्स में, तो उस मुल्क के साथ जो है वो आप कश्मीर को मिला के क्या करेंगे? आपने जो आप मुल्क के जो मिलाए थे जो ऐसे, उनका आपने हश्र क्या किया? और आपने पंजाब के साथ बुनियादी तौर पे ये जोड़े थे ख्वाह वो सिंधी हूँ, बलोची हूँ, सराइकी हूँ या कोई हो, तो क्या वो इस पे खुश हैं? क्या वो समझते हैं कि उनके साथ जो है वो मुनसफ़ाना सलूक हो रहा है? क्या वो समझते हैं कि वो अपने वसाइल के मालिक हैं? क्या उनको ये तसल्ली है कि वो अपने बारे में खुद डिसीजन करने के लिए मजाज हैं? तो जब ऐसा नहीं है तो आप एक और जला के 2 करोड़ लोगों को उठा के तो अपनी अमलदारी में डाल देंगे और कहेंगे जी ये भी हमारा है।
تو یہ مسئلہ جو ہے عوام سے متعلق نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے پانی سے متعلق اور کشمیر کے اندر وسائل سے متعلق۔ دنیا میں جو جدید لڑائی شروع ہونے والی ہے، بلکہ شروع ہو چکی ہے، obviously it was never declared but I believe it started decades ago، وہ لڑائی یہ ہے کہ لوگ پانی پہ لڑیں گے، اور بالکل وہ پانی کشمیر کے ساتھ جڑا ہے۔ اس کو آپ اپنی شاہ رگ کہیں، اپنا ایڈورڈ انگ کہیں، اپنا جو کچھ کہیں، تو اس حوالے سے ایک مفادات کی لڑائی ہے، لیکن مفادات تب آپ کے محفوظ ہوتے ہیں جب آپ خود محفوظ ہوں۔ اس لڑائی میں پاکستان خود اپنے آپ کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا چکا ہے، ایک بند ٹنل میں گھس چکا ہے، اور اگر وہ یہ پالیسی اور ایٹیچیوڈ چینج نہیں کرتا تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر حالات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ سر، اگر فار ایگزامپل کشمیر گیا تو اٹ مینس کہ پانی بھی گیا، تو پھر ہم کیسے سروائیو کر پائیں گے آنے والے ٹائم میں؟ نہیں، یہ تو وہی انسیکیورٹی ہے جو پاکستان میں پریویل کرتی ہے۔ دنیا میں بے شمار ملک ایسے ہیں جن کے پانی جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں۔ دنیا ایک گلوب ہے، تو نیچرل ریسورسز کہیں سے نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں۔ اب یہ پانی جو ہے تبت سے نکلنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہماچل پردیش اور جموں کشمیر، اور یہاں سے نکلتے نکلتے پورا بر صغیر کراس کر کے تو جا کے جو ہے وہ بحر عرب میں گرتا ہے۔ بحر عرب پتہ نہیں کہاں جا کے کہاں، دنیا کنیکٹڈ ہے۔ اور یہ اس طرح کے جو وسائل ہوتے ہیں، مشترکہ وسائل، ان کے بارے میں ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی ملک جو ہے اس کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، کئی ملکوں کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ایک بہتر دوستانہ تعلقات کی بنیاد پہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو اچیو کرتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ سنگاپور کی مثال لے لیں۔ سنگاپور نے یہ جو ترقی کی، ٹائیگر بنا، تو اس کے پاس را مٹیریل کہاں سے آتا تھا؟ آپ کے پاس را مٹیریل ہی نہیں ہے، تو آپ مینوفیکچرنگ میں ٹائیگر بن جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ اس طرح کے تجارتی تعلقات ہیں کہ آپ را مٹیریل لے آ کے اپنے ملک میں پروسیس کر سکتے ہیں۔ اس طرح بے شمار چیزیں ہیں۔ یہ ہوا، پانی، یہ جو ہے یہ نیچر کا ایک ایسا گفٹ ہے جو مشترکہ ہے دنیا میں، تو اس کے لیے آپ کہیں قبضہ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر قبضہ کریں گے بھی کشمیر پہ تو پھر بھی پانی جو ہے وہ پیچھے تبت سے شروع ہوتا ہے، ایسے ہی آپ اس سے پیچھے کہیں اور جاتے ہیں، چشمے اور اس طرح کے جو ہے وہ کریکس۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہی تو پرابلم ہے پاکستان کے مائنڈ سیٹ میں، قبضہ پرابلم اور انسیکیورٹی کا سینس ہے۔ اتنی باریکی سے اگر آپ سوچتے ہوتے تو پاکستان آج اس نوبت تک آتا ہی نہ۔ آپ یہ اس طرح کے مانسٹر اور راسکل جو آپ نے پالے، اسٹیٹ کے پیسے خرچ کر کے، ٹیکس پیئر کے پیسے دے کے، اور انہوں نے آج آپ کے بچوں کو قتل کرنا اور نگلنا شروع کر دیا، تو یہ کیوں ہوتا اگر آپ ہوش مندی سے سوچتے؟ بالکل سر، یہ تو لمحہ فکریہ اور سوچنے والی بات ہے کہ جو ٹی ٹی پی کو عمران خان صاحب نے بڑا سپورٹ کیا تھا ایک ٹائم پہ، اور آج وہی جو ہے ہمیں ہمارے بچوں کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو سر بہت شکریہ، ویورز آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سیگمنٹ اینڈ تک دیکھا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور نیکسٹ جس پروگرام میں آپ سر کا ویوز چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹاپک نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔